दोस्तों 8 मार्च क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ये टॉपिक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ढेर सारी क्लास आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन टॉपिक पर फोकस कर लो। जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई है वो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो केमिस्ट्री क्लास 12th का भैया जो 8 मार्च को यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री 12th का जो 8 मार्च वाला पेपर है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक आप देखेंगे। चैप्टर वाइज भाई कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला चैप्टर आ जाता है आपका विलयन वाला। ठीक, विलयन में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं भैया। विलयन में कुछ गिने चुने टॉपिक हैं। सबसे पहले तो सांद्रता की इकाइयां आप पढ़ लेना, इनका सूत्र याद कर लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलरता, एक हो जाएगी आपकी नॉर्मलता, एक हो जाएगा आपकी मोल प्रभाज। इनकी परिभाषा और इनका सूत्र आप तैयार कर लेना। इसी की परिभाषा भी पूछी जाएगी और इन्हीं के सूत्र पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कौन से टॉपिक हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे भैया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में जो टॉपिक है हमारा अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म पढ़ने होते हैं और अणु संख्य गुणधर्म में कुछ नहीं करना है। वाष्प दाब में अवनमन का राउल्ट का नियम तैयार कर लो। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के बाद आपको हेनरी का नियम पढ़ लेना है। हेनरी के नियम के बाद आपको एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा और इसका सूत्र तैयार कर लेना। केबी करके होगा ये मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी परिभाषा जरूर आएगा। और इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परासरण के बारे में भाई पढ़ लेना। बर्कले और हार्टले विधि से मापा जाता है परासरण दाब, एक वो, और एक उत्क्रम परासरण या व्युत्क्रम परासरण, एक उत्क्रम परासरण या व्युत्क्रम परासरण करके टॉपिक होता है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, आरओ। वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये रहा पहला चैप्टर का डेटा। डरने की जरूरत नहीं है कि एक ही चैप्टर में इतने टॉपिक निकला है। अभी ढेर सारे चैप्टर ऐसे भी होंगे जिसमें बहुत ही कम कम टॉपिक आपको नोट करने हैं। पहला स्क्रीनशॉट आप यहां से लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विलियन के ये सभी हैं। एक न्यूमेरिकल यहां से आता है तो उस न्यूमेरिकल के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आपको पहले ये थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और इनका बेसिक सूत्र तैयार कर लेना है। मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज के बाद एक जो टॉपिक यहां पर छूट रहा था वो मोललता है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है और सेम ही इसका सूत्र होता है, तो ये तैयार कर लेंगे। और नीचे जो हमने लिखा था परासरण दाब और उत्क्रम परासरण वाला टॉपिक, उत्क्रम परासरण जिसको व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं, ये आप तैयार करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ कहते हैं। समुद्री जल के शुद्धिकरण के लिए ये तकनीक यूज की जाती है। आपने केंट आरओ वगैरह भी देखा होगा जिससे पानी शुद्ध किया जाता है। वही आरओ टेक्निक उत्क्रम परासरण पर ही आधारित होती है। तो ये दो टॉपिक मोललता और परासरण दाब, ये विलयन चैप्टर का डेटा है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड चैप्टर की। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो वैद्युत रसायन है। जो सेकंड चैप्टर है हमारा, जो दूसरा चैप्टर है वो वैद्युत या विद्युत रसायन है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है कोलेराउश का नियम। इसके बाद जो इसका सेकंड टॉपिक आपको तैयार करना है वो है मोलर चालकता। वो है हमारे पास मोलर चालकता एवं तुल्यांक चालकता। मोलर चालकता एवं तुल्यांक चालकता। और इसमें फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी
जो दो नियम है, ठीक है, पहला नियम और दूसरा नियम, बस आपको इतने टॉपिक तैयार करने हैं, 1 2 3। यहां से आपको विद्युत रसायन का क्वेश्चन मिल जाएगा 99%। 1 2 5% आप मान लो कि इधर उधर किसी और टॉपिक से पूछा जाए। एक इसका एक क्वेश्चन जो आता है, आपने देखा होगा, ने नर्स्ट समीकरण आप इसमें तैयार कर सकते हैं। ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेनस्ट समीकरण भी पूछ लिया जाता है। तो ये 4 टॉपिक मात्र आपको बार बार पढ़ने हैं वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से ये टॉपिक आपको बार बार रिवाइज करने हैं। कोलेराउश का नियम, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और नेनर्स्ट समीकरण आप तैयार कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने 10th में पढ़ा होता है, तो थोड़ा सा आइडिया होता है। इसके अलावा वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य, ये सभी बेसिक बातें हैं जो आपको आती होंगी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट वैद्युत रसायन चैप्टर में ये 4 टॉपिक हैं। कोलेराउश का नियम, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता, इनके सूत्र रहेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पहला और दूसरा, और नेनर्स्ट समीकरण इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होते हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हमारा है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आप अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे। अभिक्रिया का वेग पहला टॉपिक आप नोट करेंगे। दूसरा टॉपिक आप अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग, आप अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग तैयार करेंगे। इसका सूत्र होता है अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। इसके बाद आप अभिक्रिया की दर को, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, अभिक्रिया की दर को यानी अभिक्रिया की रेट को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। कौन से होते हैं ये कारक? वही ताप, दाब, सांद्रण इत्यादि ये कारक होते हैं। छोटा सा आप शॉर्ट नोट भी बना लेंगे तो काम चल जाएगा। चौथा जो होता है बच्चों, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक के लिए मात्रक, वेग स्थिरांक के लिए आप मात्रक तैयार कर लेंगे। और शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ये आप कर लेंगे। और इनके लिए जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, बस अगर 2 ही तैयार कर लेंगे, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक के लिए, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, किसके लिए? शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है एवं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इनके लिए आप वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल लेंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या तो बहुविकल्पी वाले में पूछा जाता है या तो डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्ध आयु वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे, यहां से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है, अर्ध आयु वाला। और अर्ध आयु क्या होती है? जिसमें पदार्थ अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, अर्ध आयु यानी टी हाफ के बारे में पढ़ लेंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम जो समीकरण होता है, समाकलित वेग नियम आप तैयार कर लेंगे। इतना समाकलित वेग नियम तैयार कर लेंगे बच्चों। इतने टॉपिक बहुत ही हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बल गतिकी में हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या है, इसका सूत्र। अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग क्या है, इसका सूत्र। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ताप, दाब और सांद्रण। इसके बाद अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है और वेग स्थिरांक की मात्रक, इसके लिए शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक। और अर्ध आयु क्या होती है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल की ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा, एक या 2। तो न्यूमेरिकल पार्ट तो हम कर लेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको दे देंगे। जो थ्योरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल भी देंगे वो किसी ना किसी परिभाषा को पूछकर उसी पर आधारित न्यूमेरिकल पूछते हैं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसलिए इन टॉपिक पर आप एग्जाम के लिए फोकस करेंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए समाकलित वेग नियम आप पढ़ेंगे।
इतने टॉपिक हैं जो कि रासायनिक बलगतिकी से पूछे जाते हैं और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं अकार्बनिक रसायन की तरफ और अकार्बनिक रसायन में दो चैप्टर हैं, एक तो आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सीखेंगे, और दूसरा चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में पहले डी ब्लॉक के तत्वों को अगर देखें तो यहां से डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या है भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तैयार कर लेंगे और इनकी विशेषताएं क्या है ये आप तैयार कर लेंगे, जैसे उत्प्रेरक की तरह कार्य करने की क्षमता, रंगीन आयन बनाने की क्षमता, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता डी ब्लॉक के तत्वों की होती है, अंतराकाशी यौगिक बनाने की क्षमता। तो ये सारे वो विशेषताएं हैं कि अगर आप इनकी 4 से 6 विशेषताएं तैयार कर लोगे तो विशेषताओं से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी परिचय के लिए आप संक्रमण तत्व की परिभाषा यानी डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वो परिभाषा याद करेंगे और इनकी 4 से 6 विशेषताएं तैयार कर लेंगे। दूसरा जो यहां से क्वेश्चन बनता है भाई वो ये बनता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वहां के उन्हीं के जो विशेषताएं होती है वहां से टॉपिक की भाई मिश्र धातुएं क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ये अनुचुंबकीय आयन क्यों बनाते हैं, ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन ही हम तैयार कर लें डी और डी ब्लॉक में तो हमारा काम चल जाएगा। एफ ब्लॉक में अब देखते हैं भाई एफ ब्लॉक में क्या आता है। एफ ब्लॉक में होते हैं, हम जानते हैं, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, लैंथेनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स होते हैं, लैंथेनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स होते हैं। और लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है लैंथेनाइट संकुचन या लैंथेनाइट आकुंचन और एक्टिनाइट संकुचन या एक्टिनाइट आकुंचन। यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है। संकुचन लिखा हो या आकुंचन लिखा हो एक ही बात है। लैंथेनाइट संकुचन और लैंथेनाइट आकुंचन से ही क्वेश्चन बनेगा। बाकी लैंथेनाइट्स किसे कहते हैं, एक्टिनाइट्स किसे कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में रखा गया है, दोनों में ही 14 तत्व हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। पहले को लैंथेनाइट्स कहते हैं और दूसरे को एक्टिनाइट्स कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानकारी के लिए आप कर लेना, लेकिन नहीं भी करेंगे तो आप लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन को तैयार करेंगे। और कभी कभी लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की तुलना भी आ जाती है, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की तुलना भी आ जाती है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो ये डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के ये टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इनऑर्गेनिक का जो दूसरा चैप्टर है वो है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक में सबसे पहले आप उपसहसंयोजक यौगिक जिन्हें संकर या जटिल यौगिक भी कहते हैं, इनकी परिभाषा आप तो तैयार कर लेंगे। संकर और जटिल यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, एक ही बात है। आप चाहे उपसहसंयोजक यौगिक कहो, चाहे संकर यौगिक कहो, चाहे जटिल यौगिक कहो, एक ही बात है। इसके बाद आप लिगेंड्स पढ़ते हैं और लिगेंड्स का उदाहरण आप 2 तरह से देंगे, वर्गीकरण 2 तरह से देंगे, माफ कीजिए। एक तो होते हैं धनात्मक लिगेंड्स जिन पर धनावेश होता है, एक होते हैं ऋणात्मक लिगेंड्स और एक होते हैं उदासीन लिगेंड। ये वाला क्लासिफिकेशन और एक एग्जांपल आप तैयार कर लेना। इसके बाद दंतता के आधार पर यानी उसमें कितने डोनर एटम्स हैं इसके आधार पर मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। वहां पर आप दंतता के आधार पर, डेंटिसिटी के आधार पर आप क्या करेंगे, लिगेंड्स पढ़ेंगे, लिगेंड्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें आपको मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स पढ़ने को मिलेंगे, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो वो आप देख लेंगे। इसके बाद आईयूपीएसी नामकरण करने में आपको ये सारी बातें, आईयूपीएसी इनका नामकरण करेंगे। 4 आईयूपीएसी नाम दे देते हैं, तो आईयूपीएसी नामकरण की प्रैक्टिस कर लेना। संकर यौगिक या जटिल यौगिकों के नामकरण कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी यूट्यूब वीडियो की हेल्प से भी ये टॉपिक तैयार कर लेना। 4 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नामकरण और इसके बाद एक वर्नर का सिद्धांत होता है, वर्नर का सिद्धांत आप तैयार कर लेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत आप तैयार करेंगे, वर्नर का सिद्धांत आप तैयार करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है उपसहसंयोजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व या यौगिकों का जैविक महत्व भी अगर आए
तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उप सहसंयोजक यौगिकों का जैविक महत्व बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है। तो संकर और जटिल यौगिक, इनके बारे में बेसिक जानकारी। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स किसे कहते हैं, जो दाता परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। इसके बाद लिगेंड्स के प्रकार, जैसे धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। इसके बाद दंतता के आधार पर, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और फिर इनका आईयूपीएसी नामकरण सीखेंगे। नहीं आता तो भी अगर आप 1 घंटे मेहनत से करेंगे तो भी आप इनका आईयूपीएसी नामकरण अच्छे से समझ सकते हो अपने क्वेश्चन बैंक या अपने टीचर की हेल्प से। और वर्नर का सिद्धांत जो उप सहसंयोजक यौगिकों की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में बताता है, उसको पढ़ेंगे। और उप सहसंयोजक यौगिकों का महत्व पूछा जाए या जैविक महत्व पूछा जाए, आप 2 से 4 पॉइंट अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं उसमें उप सहसंयोजक यौगिकों का काफी महत्व होता है। तो ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा 100%। आप यहां पर अब दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई नेम्ड रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, क्योंकि आप नेम्ड रिएक्शन करते रहते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है। तो सबसे पहले सारी हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नोट कर लेंगे जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया पर फोकस करना है। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया पर फोकस करना है। इसके अलावा आपको हुंस डीकर अभिक्रिया तैयार कर लेनी है। हुंस डीकर या हुंस डेकर अभिक्रिया आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो हैं कैनिजारो अभिक्रिया, आपको नहीं छोड़नी है। कैनिजारो अभिक्रिया करनी ही करनी है। इसके बाद इसी का थोड़ा सा परिवर्तन करके क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया भी पूछ ली जाती है। क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया आप ये भी तैयार करेंगे। इसके बाद आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया को तैयार करेंगे। इनका जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको गजब का एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही जरूरी है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसके बाद आप पढ़ते हैं एल्डोल संघनन को। एल्डोल संघनन को आप पढ़ेंगे। एल्डोल संघनन के बाद कुछ सालों से एक अभिक्रिया स्ट्रैकर संश्लेषण भी आ रहा है। स्ट्रैकर संश्लेषण आप जरूर पढ़ेंगे। स्ट्रैकर संश्लेषण भी एक अभिक्रिया है। ये वो अभिक्रियाएं हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपकी श्मिट अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, श्मिट अभिक्रिया। इसके बाद आप एक अभिक्रिया पढ़ेंगे मैडियस अभिक्रिया। मैडियस अभिक्रिया, मैडियस अभिक्रिया। और लास्ट में आप एक गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, अगर आपको दिख ना रहा हो तब भी आप नोट कर लेंगे। गैब्रियल जो एमीन वाले चैप्टर की है, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। बाकी छोटी छोटी रिएक्शन है, जैसे हेलोएल्केन हेलोइरिन में स्टीफनसन अभिक्रिया, इसके अलावा फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। ये सब छोटी छोटी रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में कम आती हैं। अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती तो भी अच्छी बात है। ये वो अभिक्रियाएं हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, रिपीट होती है। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज अभिक्रिया भी इसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हुंस डीकर अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया भी पूछ ली जाती है, थोड़ा सा परिवर्तन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप देखेंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो बेंजोइन संघनन आप पढ़ लेंगे। बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया आती है। इसके बाद आप एल्डोल संघनन पढ़ेंगे। स्ट्रैकर संश्लेषण अभिक्रिया आप पढ़ेंगे। इसके बाद श्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे, मैडियस अभिक्रिया पढ़ेंगे और गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुछ और अभिक्रिया हैं जैसे पर्किन अभिक्रिया वगैरह। अभिक्रिया ढेर सारी हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कैनिजारो ही आपको आती है लगभग हर साल। कार्बिल एमीन ही आती है हर साल। एल्डोल संघनन आती है। स्ट्रैकर संश्लेषण कुछ सालों से आ रही है अभिक्रिया। इसके अलावा श्मिट अभिक्रिया आती है, मैडियस अभिक्रिया आती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अभिक्रिया आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये अभिक्रिया आप बार बार रिवाइज जरूर करना, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है।
तो दोस्तों ये वो टॉपिक है, थोड़ा सा छिप गया था। वोल्ट्ज-फ़िटिंग अभिक्रिया, हुन्स-रीडिकर अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया, कार्बामेलीन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, इसके बाद एल्डोल संघनन, स्ट्रैकर संश्लेषण अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया, मेडियस अभिक्रिया और गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। इसके अलावा आप देखेंगे पाइनाकोल वाली अभिक्रिया होती है, पाइनाकोल रीअरेंजमेंट। इसके अलावा भी आप देखेंगे जो अभिक्रिया होती है अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन आप अभिक्रिया एक देख रहे हो। ये सारी छोटी छोटी रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये किसी भी हालत में मत छोड़ना, इनको रिवाइज करके जरूर आप जाइएगा। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट कुछ परीक्षणों के बारे में कि कौन से वो परीक्षण है जो कि आपके कार्बनिक रसायन में पूछ लिए जाते हैं। 2 से 3 परीक्षण आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से परीक्षण है, चलो देख लेते हैं। बस इन परीक्षणों को आप तैयार करना, ज्यादा के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये समय है आपके सभी सब्जेक्टों को रिवाइज करने का। सबसे पहले आप एल्कोहलों में विभेद करने का, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने का आप लुकास टेस्ट पढ़ेंगे, या लुकास परीक्षण पढ़ेंगे। इसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिश परीक्षण पढ़ेंगे, और एमीन्स को पहचानने का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स में विभेद करने का हिंसबर्ग परीक्षण आप ये तैयार करेंगे। तो ये वो परीक्षण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कार्बनिक रसायन में एल्कोहलों के लिए आप लुकास परीक्षण तैयार करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मॉलिश परीक्षण आप तैयार कर लेना, और एमीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स में विभेद करने का हिंसबर्ग परीक्षण आप तैयार कर लेंगे। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, मॉलिश परीक्षण, लुकास या हिंसबर्ग परीक्षण से क्वेश्चन बन जाता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट आप एक देखेंगे कि एक बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बड़ा क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कैसे प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको केवल रासायनिक, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण देना होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उनको नोट करिए। बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको तैयार करना है। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, और एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये वो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें आपको बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से बेंजीन, बेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन, इसके अलावा ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। तो ये जो एग्जांपल, एसीटोन से मेसिटिलीन, एसीटोन से क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन पर आप फोकस करेंगे, उन पर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो इसी में आता है, क्या होता है जब, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। ये होता है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण, और वो होता है क्या होता है जब। इसमें भी आपको केवल रासायनिक समीकरण देने को कहते हैं, लेकिन अब ये आपके किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या होता है जैसे क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में किसी एमीन से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराते हैं, क्लोरीटोन बनता है।
क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं, मेसिटिलीन बनती है। क्या होता है जब, तो ये क्या होता है जब बेंजीन फिनॉल की अभिक्रिया जिंक पाउडर, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है तो बेंजीन मिलती है। तो इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया या तो आप तैयार करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन, उस तरह की इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद करो। या फिर क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण का अभ्यास करो, क्योंकि आपको करना केवल एक ही पार्ट होता है, या तो क्या होता है जब ये वाला, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है इन 5 नंबर को प्राप्त करने के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस की पढ़ी हुई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बार बार आप रिवाइज करेंगे, केवल और केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक में दी होती हैं रिएक्शन, वो सभी रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट होती हैं। अब चलते हैं जैव अणु, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी ज्यादा अंक आपको उसमें मिलते हैं अगर आप अच्छा लिखोगे। और वो तो एक थ्योरी चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जैव अणु, यानी बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का मौलिक परीक्षण, हम परीक्षण में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, गोंद, ये सब पॉलीसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड पर टिप्पणी आ जाती है। प्रोटीन्स में आपको क्या तैयार करना है भाई? एमिनो एसिड क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड आबंध क्या है, पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड आबंध क्या है, ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन क्या है, ठीक है। एमिनो अम्ल क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ज्विटर आयन क्या है, और प्रोटीन की संरचना क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वाली, ठीक है। और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो एग्जाम में आता है। और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे इसमें शर्करा क्या है, अशर्करा क्या है, शर्करा का ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज की हाइड्रोजीन से अभिक्रिया, ग्लूकोज से फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया, वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर आपको यहां से देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए जैव अणु वाले चैप्टर में। प्रोटीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, प्रोटीन में एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन से ही, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, एमिनो अम्ल क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ज्विटर आयन क्या है, प्रोटीन की संरचना क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, इतना आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लिक अम्लों की तरफ, और न्यूक्लिक अम्लों में देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप न्यूक्लिक अम्लों में देखोगे, न्यूक्लिक अम्लों से आपका क्वेश्चन बन जाता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए और आरएनए आते हैं, डीएनए एंड आरएनए आते हैं, डीएनए एंड आरएनए आते हैं। यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में अंतर आपका तैयार ही है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें आप अंतर लिखेंगे। आप आरएनए के प्रकार तैयार कर सकते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए, आरएनए के प्रकार। इसके बाद आप डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना भी पढ़ के जाएंगे, जो आपको इस तरह से बनी हुई मिलती है। वाटसन और क्रिक ने जो दी थी, इसको भी तैयार कर लेना। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए में अंतर, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर, आरएनए के प्रकार, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, डीएनए का जैविक महत्व भी आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना कि भाई डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए का जैविक महत्व। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक बचता है वो आता है एंजाइम्स का। आप एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे एंजाइम्स पर,
आप एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, ठीक, एंजाइम्स क्या है, इनका महत्व क्या है। एंजाइम्स क्या है, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। एंजाइम्स क्या है, ठीक। एंजाइम्स के बाद हार्मोन्स का एक ऐसे ही आप शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, हार्मोन्स क्या है, इनका क्या महत्व है, और विटामिन्स क्या है, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स क्या है, इनका आप महत्व बताएंगे। इनके कमी से रोग कौन से होते हैं, इनके स्रोत क्या है, इनकी कमी से रोग क्या होते हैं, इनका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, कौन कौन से विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, और ए डी ई के यानी अडेक ये वसा में घुलनशील, इनके स्रोत, इनका रासायनिक नाम, हो सके तो रासायनिक सूत्र, और इनकी कमी से होने वाले रोग आपको तैयार कर लेने, ये आपको लिस्ट एक मिल जाती है। तो ये टोटल टॉपिक है जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस तरह से आप स्ट्रेटेजिक वे में आप अपनी तैयारी करो। 8 मार्च का पेपर आप बहुत ही अच्छे से टैकल कर ले जाओगे। इन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करो, बार बार रिवीजन करो, जितना आप रिवीजन करोगे उतने अच्छे से आप अपना एग्जाम सॉल्व कर दोगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, यूपी के कौन से जिले से देख रहे हो। ऑल द बेस्ट।